Assalamualaikum student. Today the topic of our discussion is cellular respiration. ये भी बायोएनर्जेटिक्स का टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का डिफरेंस पढ़ा, ठीक है। एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन देखी। अब हम लोग देखेंगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है। सेलुलर रिस्पायरेशन बेसिकली एज अ नेम शो सेल्स के अंदर जो रिस्पायरेशन हो रही होती है, एनर्जी का प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उसको हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी एक फिनोमिना है जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। जो हम लोग सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सपायर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका आप लोग को पता है पहले से कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो है वो ब्रीथिंग के प्रोसेस को कहते हैं। आज हम लोग फर्दर सेलुलर रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। इसकी 4 फेजेस हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड इज पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, थर्ड में हमारे पास आ जाता है क्रेब्स साइकिल, इसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर रिस्पायरेटरी चेन। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसोल में हो रहा होता है और इसके लिए ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बाकी 3 फेजेस हैं वो हमारे पास कहाँ पर हो रही होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये बाकी 3 प्रोसेसेस प्रोसीड फर्दर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है उसके लिए ऑक्सीजन इतना नेसेसरी नहीं है, तो वो ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकता है, एनारोबिक कंडीशंस में भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को देखें, अगर हम लोग इसकी सिंपल रिएक्शन को देखें तो इसमें क्या हो रहा था कि ग्लूकोज C6H12O6 कन्वर्टिंग इनटू पायरोवेट C3H4 एंड O3, ठीक है। साथ हमें मिल जाती है एनर्जी। अब आप लोग देख रहे होगे 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? पायरोवेट। और ये हमारे पास था ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है। आप जो भी मील लेते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। डेट्स में प्रेजेंट होता है, फिक्स में प्रेजेंट होता है। अब ग्लूकोज जो है उसने जब बॉडी में जाना है, सेल्स में जाना है सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए, उसको पायरोवेट में होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फर्दर रिएक्शन से गुजरना ज़रूरी है ताकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके, एटीपी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखोगे कि C6H12O6 C3H4O3, ठीक है। ये तो दोनों हो गए, लेकिन जो बाकी तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पर यूज़ होंगे? उससे क्या होगा कि NAD से NADH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये जो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे, ये 12 थे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास 4 to the 8 मिले, ठीक है। तो 2 हमारे पास फिर फर्दर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। 2 हमारे पास NAD से NADH2, ये जो 4 हमारे पास हाइड्रोजन बच गए थे टोटल 2 to the 4, वो यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। और ग्लूकोज से हमारे पास 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और 2 NADH2 हम लोग को मिल जाएगा और एनर्जी मिल जाएगी। अब ग्लाइकोलाइसिस को फर्दर हम लोग एक साइक्लिक रिएक्शन में देखें, अगर एक सीरीज़ में देखें तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस जो है आपको पता है साइटोसोल में हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही थी। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज है हमारे पास। आई एम सॉरी, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस की जो 2 फेजेस हैं, प्रीपरेटरी ऑक्सीडेटिव और पे ऑफ फेज, ठीक है। इसके बारे में प्रीपरेटरी और पे ऑफ फेज में ग्लाइकोलाइसिस के टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 5 प्रीपरेटरी में आ जाते हैं और 5 हमारे पास पे ऑफ फेज में आ जाते हैं, ठीक है। प्रीपरेटरी और पे ऑफ फेज में क्या डिफरेंस होता है कि प्रीपरेटरी मतलब नाम से पता चल रहा है कि प्रिपरेशन है ग्लाइकोलाइसिस के लिए, कि जो मेजर रिएक्शन हमारे पास पायरोवेट की फॉर्मेशन होनी है
उसके लिए सिर्फ प्रिपरेशन हो रही है और एनर्जी जो है वो यूज़ होगी। लेकिन पे ऑफ फेस मतलब कि अब ऑक्सीडेटिव फेज है और पे ऑफ फेस है, जो एनर्जी इसने यूज़ की थी वो अब इसे वापस करेगा, तो एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। ठीक है। प्रीपरेटरी फेज में 5 स्टेप्स आते हैं ग्लाइकोलाइसिस के और इसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। पे ऑफ फेज और ऑक्सीडेटिव फेज में भी 5 स्टेप्स ही आते हैं लेकिन इसमें एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं साइक्लिक रिएक्शन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग पायरोवेट में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। ये कैसे कन्वर्ट हो गया 6 फॉस्फेट में, हम लोग को एटीपी चाहिए था इसके लिए। ठीक है। एटीपी इज कन्वर्टिंग इनटू एडीपी और इसका जो फॉस्फेट था उसने 6 पोजीशन पे लाके ग्लूकोज के, आपको पता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6 पोजीशन पे लाके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया और एटीपी हमारे पास यूज़ हो गई एक। ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इन दी प्रेजेंस ऑफ आइसोमीरेज इंजाइम। ठीक है। आइसोमीरेज आपको पता है जिसके एंड पे एज होता है, वो एक इंजाइम होता है। ठीक है। जैसे काइनेजिस, आइसोमीरेजिस, फॉस्फेटेजिस। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फर्दर जो है एटीपी यूटिलाइज करेगा और इसको एडीपी में कन्वर्ट कर देगा और जो ये जो फॉस्फेट इसने लिया है इसे कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है। 2 फॉस्फेट हो गया ना इसके पास, तो बिस फॉस्फेट, बिस और बाई मतलब कि 2 फॉस्फेट हैं इसके पास। अब बिस और बाई का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो बिस का क्या मतलब होता है कि 2 अलग डिफरेंट पोजीशंस पे फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है। इसमें भी 2 फॉस्फेट होते हैं और बाई में भी 2 फॉस्फेट होते हैं। ठीक है। लेकिन बिस में 2 डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको ही ले लो, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट मतलब एक फ्रुक्टोज कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट की एडिशन हुई है तो इसको हम लोग बिस कहेंगे। लेकिन अगर सेम ही कार्बन पे होती है, अगर 6 वाले पे ही 2 एटीपी फॉस्फेट के मॉलिक्यूल लग जाते तो उसको हम कहते हैं बायफॉस्फेट। ठीक है। वेरी सिंपल। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट अपने टर्मिनल प्रोडक्ट पे जाएगा। ठीक है। इसके टर्मिनल 2 प्रोडक्ट बनते हैं, इसके पास 6 कार्बन थे तो 3 कार्बन में टूटेगा। ठीक है। हमारे पास बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है। या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और हमारे पास बन जाएगा डाईहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट। ठीक है। डाईहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट मिल गया और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हम लोग को मिल गया। ठीक है। ये दोनों रिवर्सिबल है आपस में। फ्रुक्टोज सबसे पहले हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने एनर्जी को यूटिलाइज किया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया एक फॉस्फेट लेके एटीपी से। फिर आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो फ्रुक्टोज के में कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ने फर्दर एटीपी को यूटिलाइज किया, एनर्जी ली, से फॉस्फेट लिया और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अब इसके टर्मिनल प्रोडक्ट है प्रीपरेटरी फेज का। अभी तक हमने जितना भी देखा है वो क्या थी, प्रीपरेटरी फेज। अब हम लोग स्टडी करेंगे पे ऑफ फेज को। ठीक है। या ऑक्सीडेटिव फेज को। इसमें क्या होगा कि डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रीपरेटरी फेज, तो इसकी ऑप्शन अगर मैं दूं तो डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर पायरोवेट। ठीक है। तो आप लोगों ने बताया कि डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रीपरेटरी फेज। ठीक है। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो है वो पायरोवेट होगा। ठीक है। अब हम लोग इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास मिल गया। अब इसमें वो फर्दर किसी रिएक्शन का प्योर फेस वेट नहीं करेगा, वो कहेगा कि इसी रिएक्शन से हम लोग को एनर्जी मिले। ठीक है। तो क्या होगा कि डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हम लोग को मिलेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट
और ये भी देगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और एनर्जी जो हमें मिलेगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट भी डोनेट करेगा, लेकिन वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले NAD से NADH बन जाएगा, और यहाँ पर भी NAD से NADH बन जाएगा हमारे पास, और साथ में ये एक एक फॉस्फेट डोनेट कर देंगे, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ने क्या किया कि ये टर्मिनल प्रोडक्ट थे प्रिपरेटरी फेज के, तो पे ऑफ फेज ने इससे एनर्जी वापस लेनी है जो इसने दी थी, तो वो किसी फाइनल प्रोडक्ट का वेट नहीं करेगा, वो पहले प्रोडक्ट में इसे एनर्जी गेन करेगा। तो फिर ये क्या करेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट डोनेट कर रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शन हो रहा है जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है। और NAD जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। आपको पता है NADH बन रहा है, ये रिडक्शन प्रोसेस ही होता है, हाइड्रोजन की एडिशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट ही प्रोसेस में पे ऑफ फेज के। उसके बाद हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट ने किस में कन्वर्ट होना है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। और साथ ही हम लोग को एनर्जी मिल जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ ATP। ADP जो है वो कन्वर्ट होगा ATP में, दोनों साइड पर ADP जो है वो कन्वर्ट होगा ATP में, और साथ ही हम लोग को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। 3 फॉस्फोग्लिसरेट अब कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट ने एक इंजाइम है इनोलेट, ठीक है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि इनोलेट की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरोवेट में, दोनों जगह पर फॉस्फोइनोल पायरोवेट, और वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, और फॉस्फोइनोल पायरोवेट हम लोग को मिल रहा है। फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है अब इसने क्या बना दिया ना, फाइनल प्रोडक्ट पायरोवेट, ठीक है। यहाँ से भी पायरोवेट हम लोग को मिल जाएगा, और ATP की प्रोडक्शन हो जाएगी, फाइनल ATP प्रोडक्शन। ADP इज कन्वर्टिंग इनटू ATP, ADP इज कन्वर्टिंग इनटू ATP, ठीक है। अब हम इसको फर्दर दोबारा देख लेते हैं। ग्लूकोज जो है कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ATP इसने यूटिलाइज किया। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फिर से एक ATP को यूटिलाइज करेगा। फर्स्ट ATP यूटिलाइज होगा इनके दरमियान में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और सेकंड ATP यूटिलाइज करके ये फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बना देगा। बिस और बाय में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया कि बिस में तो डिफरेंट जगह पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, और बाय में 2 सेम पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। अब फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट ने टर्मिनल प्रोडक्ट बनाना है प्रिपरेटरी फेज का, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ने पेओ फेज में जब एंटर करना है, तो सबसे पहले पेओ फेज ने इसे एनर्जी वापस लेनी है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये डोनेट करेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। ये दोनों और उसके बाद NAD से NADH हम लोग को मिल जाएगा। ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इनसे ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं पेओ फेज की तरफ से, और रिडक्शन हो रही है NAD की जिसने NADH बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ATP हम लोग को एक और मिल जाएगी, ATP मिलेगी। और उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर का रिमूवल होगा, तो हम लोग को मिल जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट। अब फॉस्फोइनोल पायरोवेट से दोबारा हम लोग को ATP मिलेगी, ठीक है, और पायरोवेट बन जाएगा, ठीक है। दैट्स सो सिंपल। अब आप लोग अगर इसकी नेट एनर्जी फॉर्मेशन को कैलकुलेट करें, तो हमारे पास जो नेट ATP है, नेट ATP उसको कहते हैं जो हम लोगों ने ATP यूज़ किया है, तो वो हमारे पास 2 है, एक यहाँ पर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के दरमियान में, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट के दरमियान में हम लोगों ने एक यूज़ किया, ठीक है। तो 2 फाइनल हम लोगों ने नेट ATP यूज़ किए, और जो ATP फॉर्म्ड है वो हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, वो 1 2 3 और 4, ठीक है। ATP फॉर्म्ड आर 4, और NADH फॉर्म्ड, ये कितने हमारे पास फॉर्म्ड हुए हैं, बहुत गंद मच गया। NADH फॉर्म्ड आर 2, ठीक है।
ठीक है। नेट एटीपी जो हमारे पास 2 है, ठीक है, जो हम लोगों ने यूज़ कर लिए। उसके बाद एटीपी फॉर्म्ड आर 4 जो हमारे पास फॉर्मेशन हुई, और एनएडीएच भी हमारे पास फॉर्मेशन 2 की हुई है, ठीक है। तो टोटल जो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग को मिला है वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। नेट एटीपी 2, एटीपी फॉर्म्ड आर 4 और एनएडीएच फॉर्म्ड आर 2। तो आपको पता है कि एनएडीएच से कितने एटीपी बनते हैं? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।